बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की अदालती कार्रवाई के दौरान पंजाब के सूबाई वकील एडवोकेट जनरल पंजाब ने अमजद परवेज़ ने जो एंट्री दी है और उनके दलाइल के दौरान जो कमरा अदालत में सन्नाटा था, जजेस की जो खामोशी थी, आखिर एडवोकेट जनरल अमजद परवेज़ ने ऐसे क्या दलाइल दिए हैं पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे और कवानीन पे। उन्हें क्यों सराहा गया कमरा अदालत के अंदर जजेस की तरफ से और कमरा अदालत के बाहर वकला की तरफ से। अमजद परवेज़ को ये क्यों कहा गया कि आपने बेहतरीन दलाइल दिए हैं, आपके दलाइल के दौरान कान खुजाने को दिल नहीं कर रहा था। तो अमजद परवेज़ साहब के दलाइल क्या थे, आज की अदालती कार्रवाई क्या थी, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फ़ैसला तहरीर किया है। अब मामला है पब्लिक सर्विस कमीशन का। 15 सफ़ात का मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला तहरीर किया है। उनके साथ इस फैसले के साथ इत्तफाक करने वाले जो दूसरे जज हैं अकील अब्बासी साहब हैं। 15 सफ़ात के इस फैसले में कोई 25 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं। 23 पैराग्राफ में मंसूर अली शाह साहब ने केस की बात की है, खातून जो मेडिकल ऑफिसर हैं शुमाइला नईम, उनकी बात की है। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में पैरा नंबर 24 और 25 में अचानक से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस की बात की। और ऐसा लगता है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब ने अपने कुछ साथी जजेस को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, या अदलिया के जजेस को, कुछ जजेस के ख़िलाफ़ जो है कहा है कि आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। तो फ़ैसला क्या है, मैंने एनालिसिस तो अपना आपकी खिदमत में पेश किया है। मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, जजेस से मुतल्लिक, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, अमजद परवेज़ साहब जब इमरान खान साहब के वकील दलाइल के लिए खड़े हुए तो अदालत ने कहा कि आप अभी बैठ जाएं। अमजद परवेज़ साहब पंजाब के एडवोकेट जनरल दलाइल दे लें, उनके दलाइल के बाद अगर आपको रिबटल की ज़रूरत है तो अपने जवाबुल जवाब के साथ उनका रिबटल भी कर लीजिएगा, पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल का रिबटल भी कर लीजिएगा। अमजद परवेज़ साहब ने पहला नुक्ता ये रखा कि जब 1955 में मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया, तमाम सूबों को यकजा करके एक सूबा बना दिया गया, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान। तो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट की सतह की अदालतें थीं उन्हें यकजा कर दिया गया और तमाम हाई कोर्ट की सतह की जो अदालतें थीं उन जजेस की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से एक यकसा यूनिफॉर्म जो है वो सैनिटरी लिस्ट जो है वो मरतब की गई। आगे चल के अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जब ये हाई कोर्ट की सतह के जजेस को 1 यूनिट कोर्ट में गवर्नर जनरल के ऑर्डर के ज़रिए ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी जो 1955 तक की सर्विस थी उसको ऑनर किया गया। फिर अमजद परवेज़ साहब ने अगला नुक्ता ये रखा कि जब 1970 में 1 यूनिट को डिवॉल्व किया गया, यानी तहलील किया गया, और वेस्ट पाकिस्तान यानी हमारे मौजूदा पाकिस्तान में तमाम हाई कोर्ट की सतह की अदालतों को, यानी लाहौर हाई कोर्ट को अलग कर दिया, केपी हाई कोर्ट को अलग कर दिया। तो ये जब अदालतें अलग हुई तो 1 यूनिट से नई हाई कोर्ट्स क्रिएट की गई। तो वो जो यूनिफॉर्म कैडर के अंदर जजेस थे उन्हें उनकी मुतलका हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उनकी जो गुज़िश्ता सर्विस थी 1 यूनिट को डिवॉल्व करने के दौरान उस गुज़िश्ता सर्विस को भी एक्सेप्ट किया गया, तस्लीम किया गया। नुक्ता वो अदालत के सामने ये रख रहे थे कि माजी की मिसालें मौजूद हैं कि जज ट्रांसफ़र पे गए हैं, जिस भी नेचर के साथ, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के साथ गए हैं, ऐसा नहीं होता कि उनकी पुरानी सर्विस ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस केस में जो दलाइल उठाए गए हैं 5 जजेस के वकला की तरफ से कि तबादले पे आने वाले जजेस को हल्फ उठाना पड़ेगा, तो सवाल ये है
कि जब जज नया हल्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर आने के बाद उठाएगा तो पिछली सर्विस तो उसकी ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि ये जो सवाल है कि पिछली सर्विस ख़त्म होगी, वो कैरी करेगा पिछली सर्विस, गुज़िश्ता जो सीनियरिटी है उसकी पेरेंट हाई कोर्ट से उसको कैरी करेगा, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 1976 में जब सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी बाइफरकेट किया गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलग बनाए गए, सिंध हाई कोर्ट अलग बनाए गए, तब भी जजेस को वो जो एक हाई कोर्ट थी बलूचिस्तान और सिंध की, बाइफरकेट करने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जजेस को जब ट्रांसफ़र किया गया आर्टिकल 192 के तहत 1976 में हुआ, तब भी जजेस की जो प्रीवियस सर्विस थी उसको बरकरार रखा गया, उसकी रिस्पेक्ट की गई, उसको ऑनर किया गया। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि ये जो आपने मिसालें पेश की हैं, यहाँ पर तो नई अदालतें बनी हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है यहाँ पर तो लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे लाया गया है, ये नेचर ट्रांसफ़र की अलग है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन अदालत के सामने जो एक प्रिंसिपल सामने आ रहा है, वजह हो रहा है कि ट्रांसफ़र पे होने वाले जजेस नई तश्कील होने वाली अदालतों में जो अदालतें ख़त्म की गई, मनसूख की गई, जो जजेस थे उनकी प्रीवियस सर्विस को ऑनर किया गया था। फिर अमजद परवेज़ साहब ने एक और मिसाल पेश की कि मैं बताता हूँ नाज़रीन, आर्टिकल 209 जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनती है जजेस का एहतसाब करने के लिए, उसमें 3 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, 2 जजेस उसमें हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि अगर एक हाई कोर्ट के या 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माबैन ये टाई हो जाए कि उनकी चीफ जस्टिस बनने की डेट एक है, तो फिर उनकी जुडिशल काउंसिल में बैठने की सीनियरिटी क्या होगी। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि एज से डिटरमिन होगा। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज नहीं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी गई है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील जो होती है, उसमें हाई कोर्ट के जजेस जो शामिल होते हैं, सीनियर होते हैं, उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी किसी मौके पे देखी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है। और फिर उन्होंने कहा कि जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस में आर्टिकल 6 का ट्रायल करने के लिए खसूसी अदालत बनाई गई, तो उस खसूसी अदालत के नाज़रीन जो 3 जजेस थे, उस पर चीफ जस्टिस ने वजारत कानून को रिकमेंडेशन भिजवाई थी। अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि जो सीनियर जज है उसको खसूसी अदालत का आर्टिकल 6 की ट्रायल करने वाली अदालत का सरबराह बनाया जाए। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 5 हाई कोर्ट से परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के लिए 5 नाम आए थे, मुख्तलिफ सीनियरिटी के, मुख्तलिफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के वो जजेस थे। 3 नाम उसमें सेलेक्ट किए गए, लेकिन जो अदालत का सरबराह बना वो अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में जो सबसे सीनियर था उसको खसूसी अदालत का सरबराह बनाया गया। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि ये जो मयाद थी इन जजेस के ट्रांसफ़र की खसूसी अदालत में बैठने की, ये आर्जी थी। आप ये बताएं कि आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र है वो मुस्तकिल होगा या आर्जी होगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने तो अदालत में स्टेटमेंट दे दिया है कि ये ट्रांसफ़र मुस्तकिल होगा। अमजद परवेज़ साहब ने फिर आगे चल के मयाद पे भी दलाइल दिए। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में ये कहा कि आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र है उसमें मयाद नहीं लिखी गई। आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र है वो मुस्तकिल होगा। जैसे शकील साहब ने यह सवाल किया कि सच पीरियड और ड्यूरिंग पीरियड से क्या मुराद है, अमजद परवेज़ का ये जवाब था कि सच पीरियड अगर किसी जगह पे नोटिफिकेशन में लिखा जाता है तो सच पीरियड से मुराद एक मयाद होती है, ड्यूरिंग पीरियड से मुराद मुस्तकिल तबादला होता है। जैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने लाइटर नोट पे कहा कि शुक्र है कि आपने ये नहीं कह दिया कि जज का जो तबादला है वो ताहयात होगा। अब नाज़रीन, ताहयात तो तबादला हो ही नहीं सकता। 62 साल की एज पे तो जज वैसे रिटायर हो जाएगा हाई कोर्ट में, तो ताहयात कैसे हो सकता है। जैसे शकील साहब ने सवाल किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या ये ट्रांसफ़र हुआ, उस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि आर्टिकल 200 में किसी जगह पे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रखा गया, नहीं लिखा गया। फिर एक सवाल नईम अख्तर अफगान साहब ने किया, बहुत महदूद सवाल थे आज की अदालती कार्रवाई में। जब अमजद परवेज़ साहब दलाइल दे रहे थे, अदालत जजेस अपने नोट्स ले रहे थे, जजेस भी ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे थे, कमरा अदालत में भी मुकम्मल तौर पे खामोशी और सन्नाटा था।
हर कोई अमजद परवेज साहब के दलाइल को सुनना चाह रहा। तो जब उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए, बाहर आके वकला ने उनको अप्रिशिएट किया कमरे अदालत के बाहर। एक सवाल नईम अख्तर अफगान साहब ने किया कि ये 15वें नंबर से जैसे सरफराज डोगर साहब का इंतखाब क्यों किया गया, 14 जजेस को हाई कोर्ट से छोड़ के सिर्फ सरफराज डोगर ही क्यों? अमजद परवेज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है इसमें चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कोई लेमैन नहीं थे। वकीलों की कैपेसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, एबिलिटी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो जज होता है आइन और कानून तो पर उसकी बड़ी अबूर होता है, एक्सपर्टीज़ होती हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, कानून की इंटरप्रिटेशन करनी होती है। तो जजेस के ट्रांसफ़र में ये कोई लेमैन नहीं थे, 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। सदर बेचारा अकेले क्या कर सकता है? तो ये उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ये 5 चीफ जस्टिस थे, इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बाद अदरीस अशरफ साहब, इमरान खान साहब के वकील ने दलाइल दिए। इमरान खान साहब के वकील जो है वो उनके दलाइल जारी हैं। हम अपने जनाब अदरीस अशरफ साहब के कल भी वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि देखें, कल अदरीस अशरफ साहब 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल करेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद मुनीर मलिक साहब जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि कल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस केस का हम शॉर्ट ऑर्डर, जो दरख्वास्त 5 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस केस का हम फैसला सुना देंगे। लेकिन फिर भी हम चलें थोड़ी सी गुंजाइश रख लेते हैं कि मुनीर मलिक साहब के जवाबुल जवाब के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने फैसला तहरीर किया है। जैसे नाज़रीन अपने आगाज़ में कहा कि ये जो असल जो केस था, ये एक खातून मेडिकल ऑफिसर हैं, शुमाइला नईम, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ था। इनकी शादी हुई बलूचिस्तान के एक सिविल सर्वेंट के साथ और फिर ये इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में डेपुटेशन पे आई और यहीं पे ये जम हो गई, यहाँ पे इनको एब्जॉल्व कर लिया गया। जस्टिस मंसूर इरशाद साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने नाज़रीन जो फैसला तहरीर किया है, जैसे मैंने कहा कि 22 मई 2025 को ये फैसला तहरीर किया गया था। 15 सफ़ात का फैसला है, 23 पैराग्राफ तक दोनों जज साहबान ने अपने फैसले में सिर्फ केस की बात की है। लेकिन अचानक से पैराग्राफ नंबर 24 में जस्टिस मंसूर इरशाद साहब क्या लिखते हैं। जब पैराग्राफ नंबर 24 का आगाज़ होता है नाज़रीन, मैं आपको वो हेडलाइन ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि शाह जी उसमें लिखते क्या हैं। ये नाज़रीन, शाह जी ने लिखा, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स जजेस, सुप्रीम कोर्ट का और इसके जजों का क्या रोल है। हालांकि इस सारे अफसाने में कहीं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जिक्र तक नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से सिर्फ 2 पैराग्राफ 24 और 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे और सुप्रीम कोर्ट के किरदार पे, रोल पे मंसूर इरशाद साहब ने लिखे, ये क्यों लिखे? अब इसमें कहा क्या गया नाज़रीन, मैं बड़े इख्तिसार के साथ जो क्रक्स है उनके पैरा नंबर 24 और 25 का वो आपके खिदमत में पेश करूँगा। इसमें नाज़रीन पैरा 24 में मंसूर इरशाद साहब ने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तनाज़ात के हल का फोरम नहीं है, ये कौम का आइनी ज़मीर है जिसे तरक्की पसंद और असूली फ़िक़्ह तैयार करने का काम सौंपा गया है। यानी फ़िक़्ह क्या है, असूली फ़िक़्ह क्या है, जूरिस्प्रूडेंस, जो अदालती नज़ायर होती हैं उसकी बात की जा रही है। पैरा 24 में मंसूर इरशाद साहब ये लिखते हैं, नहीं अभी पैरा 24 ही चल रहा है, कि बुनियादी हकूक़ की अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट मुहाफ़िज़ है और जो एग्जेक्टिव और कानून मतलब पार्लियामेंट की तरफ से तजावुज़ किया जाता है उसमें जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है उसकी मुहाफ़िज़ ये सुप्रीम कोर्ट है और आखिरी सेंटिनल है। ये भी मंसूर इरशाद साहब ने लिखा इसमें। और आगे चल के शाह साहब भी लिखते हैं कि इस अदालत का के जो जज हैं उनका काम सिर्फ तशरीह करना नहीं, बल्कि जो आज़ादी है, जो बराबरी है, मसावात है और जो इदारा जाती यानी इदारे की आज़ादी है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है और अदलिया को माशरे की उभरती हुई उमंगों के मुताबिक ज़िंदा रहना चाहिए और इंसाफ को आगे बढ़ाने के लिए नई रेमेडीज़ ईजाद करनी चाहिए। अब नाज़रीन अवाम की उमंगों की बात तो मतलब जो अदलिया है वो
मुआशरे की उभरती हुई मंगों के मुताबिक अदलिया को ज़िंदा रहना चाहिए। ये जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आपने पब्लिक की उमंगों को देखना है, अदलिया को आपने पब्लिक की उमंगों के साथ आपने ज़िंदा रखना है, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी गई। आगे नाज़रीन पैरा 25 में मंसूर शाह साहब ये लिखते हैं कि जजेस को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना चाहिए और वो अंदरूनी बैरूनी तमाम वो ख़तरात जो अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी को ख़त्म करते हैं, कानून की हुक्मरानी को पामाल करते हैं, उसका मुकाबला करना चाहिए। आगे मंसूर शाह साहब ये लिखते हैं कि जजेस को छोटे कलील मुद्दती फ़वाइद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए, ख़ां वो एलिवेशन हो यानी तैनाती हो, ख़ां वो फ़ायदा पावर हो, ताकत हो या ज़ाती राहत हो, जो आइन की बजाय, मतलब वो कह रहे हैं कि इस किस्म के फ़ायदे मंसूर शाह साहब ने कहा कि नहीं लेने चाहिए। आगे चल के उन्होंने ये लिखा कि जजेस का जो असल रिवार्ड होता है वो इदारे के वक़ार और अवाम के एतमाद को बरकरार रखना होता है। और मंसूर शाह साहब ये कहते हैं कि इस अदालत से मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये फ़र्ज़ है कि वो इखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ अपनी सफ़ों से उन लोगों की निशानदही करें जो आइनी असूलों की कीमत पर दिन की ताकत के सामने हथियार डाल देते हैं, मसलियत का शिकार हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। ये किन के हवाले से बात की है? 3 जजेस के पैनल में से तो याहिया फरीद साहब का नाम जो है वो मुंतखब हुआ था, शाह साहब का भी हो सकता था अगर तहरीक इंसाफ उस कमेटी का बायकॉट ना करते। ये किसकी बात हो रही है? आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तो नहीं हो रही, जस्टिस जमाल खान मंदोखेले, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की बात तो नहीं कर रहे। सुने नाज़रीन, आगे लिखते हैं मंसूर शाह साहब, इदारे के अंदर से जो तनकीद है, शाहजी लिखते हैं कि वो इदारे के साथ वफादारी है और ये बेवफाई नहीं, ये इदारे की खिदमत की आला तरीन मिसाल है। और आगे लिखते हैं कि तारीख़ गवाह है कि तारीख़ उन लोगों को याद नहीं करती, वक्त उन लोगों को याद नहीं करता जिन्होंने इक़्तिदार में जगह दी, लेकिन उन्हें याद किया जाता है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। तारीख़ उनको याद करती है। और आगे चल के मंसूर शाह साहब ये लिखते हैं कि अदालतों को कभी मसलियत का आलाकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें आइनी अखलाकियात का रोशन मीनार होना चाहिए अदालतों को। और आगे लिखते हैं कि जमहूरी सालमियत का मुहाफ़िज़ अदलिया का होना चाहिए। तारीख़ उन जजेस को कभी माफ़ नहीं करेगी जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी तर्क कर देते हैं, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते हैं। ये उन्हें इंसाफ यानी तारीख़ जो है उन जजेस को इंसाफ फराहम करने वालों के तौर पे नहीं, बल्कि नाइंसाफ़ी के साथी के तौर पे याद रखेगी। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जिक्र किया, अचानक से केस से हट के आखिरी 2 पैराग्राफ में सारी बातें की हैं। इसको क्या समझा जाए? जैसे मैंने कहा कि क्या मंसूर शाह साहब अदलिया से जजेस को ये कह रहे हैं कि अपने अंदर वो लोग जो मंसूर शाह साहब समझते हैं कि उन्होंने ताकत के सामने सरेंडर कर दिया है, किसी ताकत के एवज़, किसी एलिवेशन के एवज़ या किसी और मफाद के एवज़ उनकी निशानदेही की जाए, तो वो लोग कौन हो सकते हैं? 26वीं आइनी तरमीम को भी मंसूर शाह साहब हिट करते रहे हैं, टारगेट करते रहे हैं। मंसूर शाह साहब लेटर लिखते रहे। मंसूर शाह साहब ने अलग से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रार को हुक्म दिया। तो ये सारे जो मामलात मैंने आपके सामने अभी रखे हैं अपनी वीडियो के अख्ताम में, क्या मंसूर शाह साहब का ये जो फैसला है इन्हीं मामलात के साथ जुड़ा तो नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया, याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस क्यों बन गए, सीनियर प्यूनी जज तो मैं था। तो ये नाज़रीन इस फैसले के जो कंटेंट्स हैं पढ़ने के बाद यही सवालात जहन में आते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।